कंपाउंड्स ऑफ सोडियम में 4 कंपाउंड्स जो हमें स्टडी करने थे उसमें से 3 हो चुके हैं। चौथा हम स्टार्ट करेंगे जो कि लॉन्ग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है बेटा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला NaOH, सबको पता है? हाँ, एक दिन। ठीक है भाई, फॉर्मूला NaOH, कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा। ठीक है भाई, कॉमन नेम क्या है? कॉस्टिक सोडा। बेटा मैंने आपको उस दिन बताया था कि सोडा सोडियम को रिप्रेजेंट करता है, तो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, अब ये नया आ गया कौन? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक का मतलब क्या होता है? कॉस्टिक बेटा वो उर्दू में कहते हैं मुहावरा कि तुम इसकी कीमत चुकाओगे है। अरे मतलब वो वैसे नहीं कहते धमकी देने के लिए, वैसा वाला। कॉस्टिक का मतलब होता है डेंजरस, इन अ सेंस के अगर आप सॉलिड NaOH को अपने बेयर हैंड से टच करेंगे तो आपके स्किन पे छाले हो जाएंगे शदीद तरीन। ठीक है, तो स्किन बर्न्स कॉज करता है ये ऑन टच, इसी वजह से इट इज डेंजरस टू टच। नहीं 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 भाई, वो एसिड होता है, ये बेस है, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? हाँ, एक मूवी में दिखाते हैं, वो आप लोगों ने यकीनन नहीं देखी होगी इसीलिए। अच्छी फिल्म है वो, फाइट क्लब। कौन सी है? इंडियन नहीं, अंग्रेजी, ब्रैड पिट की। छोड़ दे बेटा, तो मुझे पता था ये इंडियन वाली पे पहुंचेगा। तो उसमें उसको टॉर्चर करते हैं, तो उसके हाथ पे ऐसे NaOH का पीस रख के अपने हाथ से यूं दबा देते हैं। उसने ग्लव पहना हुआ होता है, उसका पूरा हाथ जल जाता है। खैर, नाउ इसे कॉस्टिक सोडा क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया। अब देखो, एक बड़ी अहम बात और बड़ा अहम कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मेथड में आने से पहले एक अहम कॉन्सेप्ट आपको देना जरूरी है। देखो, दो सब्सटेंसेस एक ही रिएक्शन में बनते हैं, NaOH और क्लोरीन, और इंडस्ट्रियल लेवल पर दोनों को बनाने के लिए वही रिएक्शन करवाया जाता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये हुआ कि इंडस्ट्रियल लेवल पर दोनों एक साथ बनता है, NaOH भी और क्लोरीन भी। एक ऐसा रिएक्शन है जिसे हर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अप्लाई किया जाता है, मतलब NaOH या क्लोरीन अगर बनानी है तो मल्टीपल इंडस्ट्री, लेकिन उसमें जो केमिकल रिएक्शन है सब में वो क्या है? सेम। और वो केमिकल रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, वो केमिकल रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। अब देखो इसकी ओवरऑल इक्वेशन क्या है बेटा। जब हम NaCl के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, बोर्ड पे देखेंगे बेटा सारे, देखो NaCl सॉल्यूशन, ऑब्वियसली सॉल्यूशन में पानी भी होगा, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaOH बनता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। बेटा ये वो ओवरऑल रिएक्शन है जो कि हर उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में करवाया जाता है जिसमें NaOH या क्लोरीन बनाना हो।
तो कीप दिस इन योर माइंड के बोथ NaOH एंड क्लोरीन आर made in a single reaction which is the electrolysis of NaCl solution, और इंडस्ट्रियल स्केल पे इन दोनों को इसी रिएक्शन के जरिए बनाया जाता है। बेटा यही रिएक्शन है जो कास्टनर केल्नर सेल में कराते हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे। यही रिएक्शन है जो नेल्सन सेल में कराया जाता है, जो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। यही रिएक्शन है जो डायफ्राम सेल में कराया जाता है, जो हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे। उसका सिर्फ नाम है, नाम पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो बेटा आप हेडिंग डालोगे कास्टनर केल्नर्स सेल। अब देखो क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, तो आप जानते हो बेटा इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में परफॉर्म करवाते हैं, ऐसा ही है ना। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिस तरह एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम में डाउन सेल था, यहाँ पे क्या है, कास्टनर केल्नर सेल। और बेटा आप ये भी जानते हो कि सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सेल की कंस्ट्रक्शन, फिर पढ़ते हैं वर्किंग। बेटा डायग्राम इसकी भी इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम से ही पूरी कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन होगी, तो इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूं इसकी, और बनाते बनाते मैं बताते जाऊंगा कंस्ट्रक्शन। जी बेटा आपको भी बनानी है, और पेपर में भी बनानी होती है अगर ये लॉन्ग में आता है तो। अच्छा भाई, कास्टनर केल्नर सेल में 3 पार्ट्स हैं। सेल की कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, तो सेल के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जिसे अपर चेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर चेंबर। इस अपर चेंबर में 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं, 3। एक बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, और अभी बताया कि किसमें से पास करनी है, NaCl सॉल्यूशन। तो बेटा एक इसके अंदर मौजूद है इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट है 25% वेट बाय वेट NaCl का सॉल्यूशन। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, 25% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय 25% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन? भाई आप 25 ग्राम NaCl को जब 75 ग्राम पानी में डिसॉल्व करोगे, कितना, 25 ग्राम NaCl को 75 ग्राम पानी में डिसॉल्व करोगे, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 25 और 75 100, और परसेंटेज निकालोगे ऊपर 25 नीचे 100, तो 25% आ जाएगी। तो 25% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है अपर चेंबर में। दूसरी चीज जो अपर चेंबर में होती है बेटा, वो है टाइटेनियम प्लेट्स। ठीक है बेटा, टाइटेनियम मेटल होता है, टाइटेनियम प्लेट्स जिन्हें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो क्या बन गई, एनोड। इसके अलावा बेटा अपर चेंबर में 3 सुराख होते हैं। ठीक है भाई, 3 पैसेजेस है। एक से फ्रेश NaCl सॉल्यूशन को अपर चेंबर में डालते हैं, दूसरे से यूज्ड NaCl सॉल्यूशन को बाहर निकालते हैं, और ये बेटा एग्जिट है क्लोरीन गैस के लिए।
यहाँ पे भी जो क्लोरीन गैस बन रही है ना, वो एनोड पे बनती है। एनोड क्या है? टाइटेनियम प्लेट्स कहाँ मौजूद है बेटा? अपर चेम्बर में। तो ये एग्जिट होती है क्लोरीन गैस की। ठीक है भाई, तो ये पहला कंपोनेंट है। ये सारी कहानी जो हमने बताई है आपको, वो पहले कंपोनेंट के बारे में बताई है, और वो क्या है? अपर चेम्बर। ठीक है भाई, तो क्या क्या है अपर चेम्बर में? इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, NaCl सॉल्यूशन 25% वेट बाय वेट, टाइटेनियम मेटल की प्लेट्स लगी हुई हैं, जिन्हें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके क्या बना दिया है? एनोड। और 3 ओपनिंग्स हैं, एक फ्रेश NaCl सॉल्यूशन को सेल में डालने के लिए, दूसरा यूज सॉल्यूशन को बाहर निकालने के लिए, और तीसरा क्लोरीन गैस का एग्जिट। अच्छा भाई, नाउ दूसरा कंपोनेंट है रेक्टेंगुलर पाइप। ठीक है भाई, सेकंड कंपोनेंट है रेक्टेंगुलर पाइप। जो पेन से बना रहे हैं, कुछ देर में उनको बहुत बुरा फील होगा। ठीक है भाई, तो सेकंड कंपोनेंट इज रेक्टेंगुलर पाइप। अच्छा बेटा, ये जो रेक्टेंगुलर पाइप है, इस रेक्टेंगुलर पाइप के अंदर भरा हुआ होता है मरकरी। अब आप मरकरी के बारे में जानते हो कि मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल, not element, because bromine is also a liquid element। नहीं बेटा, आपकी अंग्रेजी अगर अच्छी होती तो आपको पता चलता कि ओनली लिक्विड एलिमेंट का मतलब ये है कि सिर्फ यही है। ठीक है बेटा, तो सेकंड कंपोनेंट इज रेक्टेंगुलर पाइप, और इस रेक्टेंगुलर पाइप के अंदर मरकरी भरा हुआ है। और बेटा, ये मरकरी जो है, इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, तो पूरा जो मरकरी है उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और वो क्या बन जाएगा? कैथोड। दूसरी बात ये बेटा कि यहां पर एक पंप लगा हुआ है, और ये पंप जो है ये मरकरी को फ्लो में रखता है। नहीं, मरकरी पाइप में सिर्फ भरा हुआ नहीं है स्टैटिक, बल्कि ये पंप जो है ना, ये इस मरकरी को इस डायरेक्शन में मूव कराता है। आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर नीचे आता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मरकरी इस पाइप में मूव कर रहा है। और बेटा, इस मरकरी को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो उस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, और ये क्या बन गया? कैथोड। ठीक है बेटे, तीसरा और आखिरी कंपोनेंट, एक छोटा सा डब्बा होता है, बता रहा हूं। अच्छा बेटा, तीसरा कंपोनेंट है ये बॉक्स, जिसे डेन्यूडर कहते हैं।
क्या कहते हैं, डेन्यूडर। बेटे डेन्यूडर जो है इसके अंदर लगे हुए हैं ग्रेफाइट ब्लॉक्स, जिनका काम क्या है बेटा वर्किंग में बताऊंगा। और ये डेन्यूडर वो चेंबर है जहां पे NaOH बनता है सॉल्यूशन की फॉर्म में, और बेटा ये वो ओपनिंग है जिससे NaOH के सॉल्यूशन को बाहर निकाला जाता है, और बेटा इसके अंदर पानी है। तो तीसरा जो कंपोनेंट है सेल का वो है ये छोटा सा बॉक्स डेन्यूडर, जिसमें पानी भरा हुआ है और ग्रेफाइट के ब्लॉक्स लगे हुए हैं। यहीं पे NaOH बनेगा और सॉल्यूशन NaOH का जो है वो बाहर निकाला जाएगा। ये बेटा डायग्राम और कंस्ट्रक्शन हो गई कंप्लीट। तो बेटा हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ कास्टनर केल्नर सेल्स आर देयर? सो रिमेंबर देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स, वन इज अपर चेंबर, वन इज रेक्टेंगुलर पाइप एंड वन इज डेन्यूडर। ठीक है बेटा, अपर चेंबर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट विच इज 25% NaCl सॉल्यूशन, और बेटा इसमें टाइटेनियम मेटल की प्लेट्स लगी हुई हैं जिसे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके क्या बना दिया है, एनोड। ठीक है बेटा, इसके अलावा इसमें 3 ओपनिंग्स हैं जो आपको बताया। सेकंड कंपोनेंट इज रेक्टेंगुलर पाइप। बेटा रेक्टेंगुलर पाइप जो है वो उसके अंदर मरकरी भरा हुआ है विच इज द ओनली लिक्विड मेटल। बेटा इसे हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके क्या बना दिया है, कैथोड। एक बात, और दूसरी बात ये कि एक पंप लगा हुआ है जो मरकरी को फ्लो करा रहा है। बेटा मरकरी जब डेन्यूडर में आता है ना, तो डेन्यूडर में आने के बाद यहाँ पर भी एक पंप होता है जो सारे मरकरी को खींच के वापस पाइप में देता है। तो ये डिसकंटिन्यूटी नहीं है, बेसिकली कनेक्शन ही है। बस वो कनेक्शन एक थिन पाइप के जरिए डेन्यूडर में से गुजर रहा होता है, तो मरकरी को वापस पाइप में रिसाइकिल किया जाता है। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट डेन्यूडर है जो कि एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें पानी भरा हुआ है और ग्रेफाइट ब्लॉक्स लगे हुए हैं। यहाँ पर NaOH बनेगा और यहीं पे ओपनिंग है जिससे उसको बाहर निकाला जाएगा। बेटा कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई सबको? क्योंकि बगैर कंस्ट्रक्शन समझे आप प्रोसेस को समझ नहीं पाओगे। क्लियर हो गया बेटा सबको? कंस्ट्रक्शन ऑफ कास्टनर केल्नर सेल। कंस्ट्रक्शन के बाद है बेटे वर्किंग। अब ये तो आप सब जानते हो कि सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सॉल्ट कैसा होता है, आयोनाइज्ड। जैसे NaCl का सॉल्यूशन है ना बेटा ये, तो सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव आयंस अलग होंगे और Cl नेगेटिव आयन अलग होंगे। अब ऑब्वियसली बेटा क्लोराइड आयन नेगेटिव है, तो ये कहां पहुंचेंगे, कैथोड पे, सॉरी एनोड पे। ठीक है, एनोड पॉजिटिव होता है, और बेटा हम ये जानते हैं कि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसपे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, तो क्लोराइड आयंस जो कि नेगेटिव आयंस हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो नेगेटिव क्लोराइड आयंस जो इस सॉल्यूशन में मौजूद है वो कहां पहुंचेंगे, एनोड पे। और जैसे ही एनोड पर पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या बनाएंगे, क्लोरीन गैस। और ये क्लोरीन गैस जो एनोड पर बनेगी ना, यही यहां से बाहर निकलेगी। तो भाई एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। देखो 2 Cl नेगेटिव आयन पहुंचे, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। 2 क्लोरीन एटम बनते हैं जो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, Cl2। Cl2 मतलब क्लोरीन गैस जो कि इस एग्जिट से बाहर निकलेगी। तो ये कहां हो रहा है, एनोड पे। सोडियम आयंस पॉजिटिव है, वो कहां पहुंचेंगे बेटा, नेगेटिव कैथोड पे, जहां पर क्या होती है, क्या होती है बेटा कैथोड पे, रिडक्शन।
तो देखिए बेटा, ये सोडियम आयंस मरकरी कैथोड पर पहुंचेंगे और जैसे ही ये कैथोड पर पहुंचेंगे Na पॉजिटिव +1, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जाएंगे। बेटा न्यूट्रल का मतलब होता है मेटल, तो क्या बन गया? सोडियम मेटल। अब देखो ये बात तो आसान है, तकरीबन डाउन सेल में भी प्रोसेस यही था। अगर आपको याद हो तो डाउन सेल में भी यही हुआ था ना, Cl नेगेटिव आयन एनोड पे गए थे, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बनाई थी। Na पॉजिटिव आयंस कैथोड पे गए थे, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल बनाया था। लेकिन बेटा यहाँ पे ना एक अहम बात है जो कि अब आप ध्यान से सुनेंगे। बेटा कैथोड क्योंकि मरकरी है और मरकरी होता है लिक्विड, तो जब सोडियम मेटल बनेगा ना, ये सोडियम मेटल लिक्विड मरकरी में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि मरकरी लिक्विड है तो सोडियम मेटल क्या हो जाएगा? इसमें डिसॉल्व, और एक मिक्सचर बनेगा जिसे एमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? एमलगम। बेटा याद रखिएगा कि मरकरी लिक्विड मेटल है ना, तो कोई दूसरा मेटल जब आप मरकरी में डिसॉल्व करोगे या कोई एलॉय मरकरी में डिसॉल्व करोगे तो इस मिक्सचर को हम एमलगम कहेंगे। ठीक है बेटा, एक ऐसा मिक्सचर जिसका सॉल्वेंट मरकरी होता है। ठीक है भाई, एक ऐसा मिक्सचर जिसका सॉल्वेंट क्या होता है? मरकरी, उसे एमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? एमलगम। तो यहाँ पे सोडियम मेटल क्योंकि मरकरी में डिसॉल्व हो रहा है तो क्या फॉर्म हो गया? एमलगम। अब ये मरकरी रुका हुआ तो नहीं है बेटा, मरकरी ने यहां से सोडियम मेटल को डिसॉल्व किया। डायग्राम देखो बेटा, सब डायग्राम देखो, यहाँ पे सोडियम आयन आके रिड्यूस हुए, डिसॉल्व हुए। अब ये मरकरी जब आगे बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा? डेन्यूडर में। डेन्यूडर में क्या भरा हुआ है? पानी। बेटा जैसे ही ये मरकरी सोडियम को लेके डेन्यूडर में पहुंचेगा तो डेन्यूडर में पानी भरा हुआ है। बेटा ये सोडियम जो है वो पानी से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। मरकरी अलग हो जाएगा और मरकरी को बेटा पाइप में वापस रिसाइकिल कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये कहां हो रहा है? डेन्यूडर में। तो जब मैंने क्या बताया कि जब मरकरी ने सोडियम को डिसॉल्व किया, एमलगम बन गया, और ये मरकरी सोडियम को लेकर डेन्यूडर में पहुंचा, तो डेन्यूडर में क्या भरा हुआ है? पानी। बेटा सोडियम पानी से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaOH, जिसको इस ओपनिंग से बाहर निकाला जाएगा। साथ ही क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। मैंने कहा था ग्रेफाइट ब्लॉक्स जो लगे हुए उनका काम मैं बताऊंगा वर्किंग में। तो उनका काम यह है कि वो इस हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है बेटा, ये जो हाइड्रोजन गैस बन रही है ना, ये ग्रेफाइट ब्लॉक्स इस हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब। और ये मरकरी जो अलग हो गया इसे वापस इस पाइप में भेजा जाता है ताकि ये मजीद, अब देखो हर चक्कर में मरकरी जो है वो सोडियम को डिसॉल्व करके डेन्यूडर में लाएगा और डेन्यूडर में रिएक्शन से क्या बनता रहेगा? NaOH। दैट्स हाउ NaOH बनता है इन कास्नर केल्नर सेल। हाँ, मरतबा बहुत अच्छा सवाल आया था पेपर में, कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखना था पूरे 4 नंबर का, लेकिन लिखना कम था, थोड़ा सा दिमाग लगा के। सवाल ये था कि व्हाट आर एनोड, कैथोड एंड डेन्यूडर in Kastner-Kellner cell made up of? Also write the reactions occurring at cathode, anode and in denuder. आपको ये बताना था कि कास्नर-केल्नर सेल में एनोड, कैथोड और डेन्यूडर किस मटेरियल का बना हुआ और उन पर क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। तो बस आप हेडिंग डालते कैथोड की और लिख देते कि स्ट्रीम ऑफ मूविंग मरकरी इज कैथोड इन कास्नर-केल्नर सेल। फिर आप एनोड की हेडिंग डालते और लिखते टाइटेनियम प्लेट्स आर एनोड। फिर आप डेन्यूडर की हेडिंग डालते तो डेन्यूडर इज अ स्मॉल बॉक्स मेड अप ऑफ ग्रेफाइट ब्लॉक्स। दैट्स इट।
फिर आप लिखते रिएक्शन एट कैथोड, सॉरी एनोड, ये वाली इक्वेशन आती है, रिएक्शन एट कैथोड ये दो आती हैं, और इन डेन्यूलर ये आती है। ये पूरे 4 नंबर का सवाल था, लेकिन सिर्फ पॉइंट्स लिखने थे। ठीक है बेटा, मदिया समझ में आ गया सबको? कास्टर केलर प्रोसेस अच्छी तरह? हाँ भाई बताइए, फूड चेन क्या होती है? फूड चेन फेदर ने सही बताया, सब कनेक्टेड होता है। जैसे जैसे खरगोश ने प्लांट खाया, पत्ते खाए, सांप ने खरगोश को खा लिया, ठीक है? सांप ने खरगोश खा लिया, बेयर ग्रिल्स का नाम नहीं सुना तुमने? ठीक है, तो फिर आपने सांप खा लिया, बेयर ग्रिल्स ने सांप खा लिया, चले चलो सांप को हॉक खाता है। तो ये जो सब कनेक्टेड होता है ना एक दूसरे से, कि ये उसको खाता है फिर वो उसको खाता है, इसी वजह से कहते हैं कि सब अल्टीमेटली प्लांट्स की वजह से जिंदा है। अरे है ना, प्लांट्स खत्म हो गए तो सारे प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे, वो खत्म होंगे तो जाहिर है फिर उनको खाने वाले भी खत्म होंगे और इस तरह सभी खत्म हो जाएंगे। तो अब ऐसी समंदर की भी फूड चेन होती है ना। अब जैसे मरकरी एक मछली के पेट में चला गया, उसे एक बड़ी मछली ने खाया, उसके अंदर चला गया, और इस तरह वो बड़ी मछली आपने पकड़ी, आपने खाई, आपके अंदर आ गया। दिस इज कॉल्ड कंटेमिनेशन ऑफ फूड चेन। जो टर्मिनोलॉजी है साइंटिफिक वो ये है कि इसको कंटेमिनेशन ऑफ फूड चेन कहा जाता है। बेटा आपको पता होगा कि 19वीं सदी में इंसान ने बहुत तेजी से तरक्की की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, सब कुछ किया। उस वक्त एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं किया। 20वीं सदी में जाके ख्याल आया कि एनवायरनमेंट की कितनी ऐसी तैसी हो चुकी है, फिर एनवायरनमेंट का ख्याल किया गया। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़ी जबरदस्त थी, कि दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर का जो जखीरा है वो अमेरिका में। फ्रेश वाटर यानी पीने वाला पानी जो होता है। आपको ये तो पता है ना बेटा कि दुनिया अर्थ सरफेस पे जितना पानी है 99% वो ओशन वाटर है, वो पीने वाला नहीं, 1% सिर्फ पीने वाला है। और वो जो टोटल फ्रेश वाटर है ना उसका 20% अमेरिका में। अमेरिका की भी एक जगह पे एक 5 लेक्स, और एक स्टेट है अमेरिका के मिशिगन, वहां पे 5 लेक्स हैं, वो सबसे बड़ा रिजर्वायर है मीठे पानी का। उसके बावजूद भी वो इतना पानी कंजर्व करते हैं कि उनके यहाँ गाड़ियां जिस पानी से धुलती हैं वो पानी गटरों में नहीं जाता, वो पानी भी रिसाइकिल होता है। बारिश का पानी वो जमा करते हैं नॉर्मल घर वाले, और उससे वो अपनी गाड़ियां धो लेते हैं, अपने बैकयार्ड्स धो लेते हैं। यानी कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जखीरा अमेरिका में होने के बावजूद भी, अब ये कह ले कि अवाम पढ़ी लिखी है, अवेयर, या ये कह ले कि डंडा बहुत सख्त है, इन अ सेंस के वहां जिस तरह हमारे यहाँ बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, उनके पानी का बिल बहुत ज्यादा आता है। तो वो होता है ना, अम्मी अब्बू बेचारे, आप लोग तो नहीं करते, अम्मी अब्बू ही हर जगह के पंखे बंद करते फिर रहे होते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे। तो अब ये इस चीज पर बहुत तवज्जो दी जा रही है, तो फूड चेन खराब ना हो, अल्टीमेट लॉस इसी से। बेटा सिर्फ इस वजह से ना इस प्रोसेस को बैन किया जा चुका है। रिमेंबर दिस प्रोसेस इज नाउ बैन। अगर मैं सिर्फ बैंड लिखता तो बोलता तो बहुत सारे बच्चे इसको लिख देते BAND। इसी वजह से मैंने लिख दिया बैंड। इस प्रोसेस पर अब पाबंदी लग चुकी है ड्यू टू द यूज ऑफ मर्क्यूरी। और अब जो यूज होता है बेटा, ये MCQs में आता है बहुत ज्यादा। जो मैंने कहा था कि सिर्फ नाम है, प्रोसेस नहीं है, गिब्स डायफ्राम सेल। ठीक है भाई, इसका सिर्फ नाम है,
और एमसीक्यू आता है कि NaOH इज प्रिपेयर्ड नाउअडेज बाय, कि अब जो है NaOH किस इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है नाउअडेज, आजकल। तो क्या आंसर है बेटा उसका? गिब्स डायफ्राम सेल। तो ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो कास्टर केलर सेल ओवरऑल इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके पेपर में आपके, और ये एमसीक्यू भी अक्सर इससे आता है। यहां पर ये खत्म हो गया बेटा। इसके बाद NaOH की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस, ठीक है। और सब है बेटा। नोट्स का तुम लोग याद क्यों नहीं दिलाते मुझे? मैं किसी को PDF बल्कि मैं अभी उदयर को सेंड कर देता हूँ, पड़ी हुई है मेरी मेल में, बस मेल ढूंढनी है, ठीक है। तो नोट्स बेटा इसके कलेक्ट कर लेना, कल इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको, कल या परसों आप नोट्स इसके कलेक्ट करो। और इसमें जो टॉपिक्स हैं, हाँ शॉप पे रखेंगे, इसमें जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको मार्क कराऊंगा, उसको याद करने शुरू करो बेटा। चैप्टर 3-4 से काफी ज्यादा आता है इनऑर्गेनिक, काफी सारा पार्ट इनऑर्गेनिक का इन्हीं 2 चैप्टर से बनता है, 3 और 4 से, ठीक है। और 3 प्रोसेस हैं इस चैप्टर में, तीनों इंपॉर्टेंट होंगे आपके। डाउन्स प्रोसेस भी, कास्टर केलनर्स प्रोसेस भी, और इससे पहले जो पढ़ा था अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस भी, ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल। किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है, अदरवाइज